आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो ये हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट 4। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे हमने कैसे स्टार्ट करा था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कि किस किस मेथड में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और कौन से फैक्टर्स जो होते हैं उसको हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो हमें यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तो वहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स को क्या कहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और फिर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे ये बनता है, कब कब ये अपना हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ओके, और कौन कौन से मेथड होते हैं, तो इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसमें, इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस अपने कैसे बनते हैं, और फिर अपना कुछ अमाउंट ऑफ CO2 जो होता है वो इन डिजॉल्व फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है उस चीज़ को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, और कितने कितने परसेंटेज, सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों मेथड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जो था हमने ऑक्सीजन में भी पढ़ा था, क्या कि डायरेक्टली अपना CO2 जो होता है वो डिजॉल्व कर जाएगा किसके अंदर, डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। ठीक है, अब इसको साथ साथ कंपेयर भी करते रहते हैं। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट हो रहा था थ्रू प्लाज्मा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 7% ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स मोर होता है देन O2। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपना एस बाइकार्बोनेट आयंस। ओके, तो अब देखो ये अपना एक इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 से आते हैं तो इसी पोर्शन से आते हैं। तो इसको हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब होता क्या है, देखो हमें पता है कि अपने जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म किसी को नहीं पता तो क्या है, सिंपली इसको कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है अपना रिलीज होता है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये टिश्यूज से डिफ्यूज करके सबसे पहले तो आता है यहाँ पे प्लाज्मा में। ठीक है, इस प्लाज्मा में आता है और फिर प्लाज्मा से ये एंटर कर जाता है रेड ब्लड सेल के अंदर। अब अपने रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम हमारी प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ओके, अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके बना देते हैं। यहाँ पे देखो ये स्टेप थोड़ा इनकम्प्लीट है, पहले इसको हम कंप्लीट लिखते हैं फिर उसके बाद आएंगे वापस। तो CO2 और वाटर कंबाइन होता है इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में और ये फॉर्म करते हैं H2CO3। H2CO3 को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये जल्दी से डिसोसिएट कर जाता है किसके अंदर, Hc3O नेगेटिव प्लस H प्लस आयंस के अंदर। तो ये Hc3O नेगेटिव ही अपने क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस है। और इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन में क्या नोट करनी है कि सब में हमने रिवर्सिबल का साइन लगाया, यानी कि रिएक्शन जो है अपना वो कैसा है, रिवर्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रहे अपने Hc3O नेगेटिव आयंस। यहाँ से जो H प्लस आयंस रिलीज होते हैं ये बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है अपना RBCs के अंदर, और फिर ये रिलीज करवा देता है O2। हमने पढ़ा था कि हाई H प्लस आयंस कंसंट्रेशन होते हैं जो वो क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करते हैं। तो ये ऐसे देखो वर्क कर रहा है यहाँ पे। बाकी कुछ CO2 जो होता है अपना वो कंबाइन कर जाता है किसके साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, इसको डिसोसिएट करके खुद कंबाइन कर जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, इस मेथड को क्या कहते हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। पहले वापस यहाँ पे आते हैं। अभी जो Hc3O नेगेटिव हमें मिला, और वी कैन से ये जो बाइकार्बोनेट आयन हमें यहाँ पे मिला ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूजिबल होता है। तो ये बनते ही RBC से प्लाज्मा के अंदर कर जाता है डिफ्यूज़। अब प्लाज्मा के अंदर अपना ऑलरेडी क्या है, क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट है,
जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। अब एक और अगर नेगेटिव चार्ज वाला आयन प्लाज्मा के अंदर जाएगा तो क्या होएगा, प्लाज्मा का बैलेंस कह सकते हैं या जो उसका पीएच वगैरह है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर आयन कंसंट्रेशन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से अपना क्लोराइड आयन जो होता है ये एंटर करता है आरबीसीज के अंदर। ओके, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हमसे पूछते हैं कि क्लोराइड शिफ्ट के अंदर कौन सा आयन मूव करता है, या Hg3 नेगेटिव के एक्सचेंज में कौन सा आयन अपना अंदर आता है आरबीसीज के। ठीक है, तो उसको याद रखना है। दूसरा, इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्या, हैमबर्गर फिनोमेना भी, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट थे हैमबर्गर, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अब जैसे ही प्लाज्मा के अंदर Hg3 नेगेटिव लंग्स के पास पहुंचेंगे, ये जो अपना पूरा प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल का साइन लगाया था हमने, पूरा प्रोसेस ये वापस हो जाएगा। Cl नेगेटिव आरबीसीज से प्लाज्मा के अंदर, Hg3 नेगेटिव वापस यहाँ पे, यहाँ से हमें मिलेगा क्या, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से वापस CO2 को एक्सचेंज कर दिया जाएगा एल्वेलाई के अंदर, और वहां से उसको कर देंगे एक्सेल आउट। तो ये था अपना सेकेंड मेथड। ओके, अब बात करते हैं कि इस मेथड से कितना ट्रांसपोर्ट होता है। तो 7% इससे हो गया। इस मेथड से होता है अपना 70% ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट अपना होता है इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। इस मेथड से जो भी क्वेश्चंस आते हैं जो हमने पढ़ा है उसके अलावा और कहीं बाहर से नहीं आएंगे, इसी में से आएंगे। तो आपको बस यही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि अपना लास्ट मेथड जो है वो कैसा है, इन फॉर्म ऑफ कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। अब ये कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन है क्या, जैसे कि ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स था हेमोग्लोबिन के साथ, वैसे ही अपने कार्बन डाइऑक्साइड का भी कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और उसको हम क्या कहते हैं, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म में हमारा 20 to 25% ऑफ CO2 का होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, अप्रोप्रिएटली 23%। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो CO2 एंटर करा था तो उसका कुछ परसेंट यहाँ पे किसके साथ कंबाइन कर गया, हीमोग्लोबिन के साथ। उसने क्या फॉर्म कर दिया, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, और O2 को डिसोसिएट करवा दिया, या कह सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करवा दिया। ठीक है, तो ये रहा अपना हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, HbCO2। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स सारे देखो सेम होंगे। टिश्यूज में अगर बात करते हैं सबसे पहले टिश्यूज की, क्योंकि CO2 का ट्रांसपोर्ट देखो टिश्यू से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे ज़्यादा हाई होता है, जो उसको फैसिलिटेट करवाता है किसके साथ बाइंड करने में, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में। और लो पार्शियल प्रेशर होता है किसका, O2 का। ठीक है, H+ आयन कंसंट्रेशन भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एल्वेलाई की। तो एल्वेलाई जो होता है अपना, वहाँ पे आपको पता है क्या, लो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और हाई पार्शियल प्रेशर होता है O2 का। तो वहाँ पे अपना कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन का जाता है डिसोसिएट, और फॉर्म हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिंपल। अब देखो जैसे हमने बोर इफेक्ट पढ़ा था, बोर इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, उसके ऊपर या कह सकते हैं उनका ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही हमारे एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था हमें हेल्डेन इफेक्ट। अब हेल्डेन्स इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट होता है किसके ऊपर, ऑन कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ओके, और वी कैन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो इफेक्ट होता है किसके ऊपर, फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑन CO2 ट्रांसपोर्ट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हेल्डेन्स इफेक्ट। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि हेल्डेन्स इफेक्ट में और बोर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, या और भी इजी आ सकता है कि हेल्डेन्स इफेक्ट में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या इफेक्ट होता है, कार्बा हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन या डिसोसिएशन पे, वही अपना क्या है, हेल्डेन्स इफेक्ट। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें कि जब ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करेगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हुआ तो इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आते हैं हम वापस अपने एनसीईआरटी पे। तो यहाँ पे देखो, अब हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ लिया है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था बाइकार्बोनेट आयंस वाला। तो यहाँ पे दे रखा है कि आरबीसी जो है कंटेन करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, और फिर हमने ये भी बताया था कि उसका कुछ क्वांटिटी
कम अमाउंट में प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ओके, और फिर ये फॉर्म करता है क्या, बाइकार्बोनेट आयंस, और टिश्यू साइड पे जाके ये पूरे का पूरा रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, और हमें वहाँ पे मिल जाता है अपना CO2। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि टिश्यू साइड पे पार्शियल प्रेशर जो CO2 का होता है वो हाई होता है। किसकी वजह से, कैटाबॉलिज्म की वजह से। तो अपना ये डिफ्यूज कर जाते हैं किसके अंदर, और फॉर्म करते हैं बाइकार्बोनेट, ये वही लिख रखा है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है और फिर क्या मिल जाता है, CO2 एंड O2। फाइनली जो हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये डिलीवर करता है कितना, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है कितना, 5 ml ऑफ O2। तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अब नहीं आएगा, सब कुछ आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कि हमारे स्पेशलाइज सेंटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेड्यूला हो गया, ओके, वहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, और एक और सेंटर अपना प्रेजेंट होता है पोन्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये दोनों आते हैं अपने न्यूरल रेगुलेशन के अंदर। ठीक है, फिर आता है अपना केमिकल रेगुलेशन। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कीमोसेंसिटिव एरिया होता है अपना, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एकदम एडजेसेंट। ठीक है, जो सेंसिटिव होता है टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इसके अंदर चेंजेस आते हैं, फिर ये एडजस्टमेंट करता है किसके अंदर, अपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के अंदर। ठीक है, तो इस सबको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फिर फाइनली हम देखेंगे अपने कुछ रेस्पिरेटरी रिसेप्टर्स के बारे में, या कह सकते हैं कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स के बारे में। ओके, जो सेंस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन, और उससे फिर स्टिमुलेट करते हैं इस कीमोसेंसिटिव एरिया को। और ये आएगा अपना किसके अंदर, केमिकल रेगुलेशन के अंदर। तो देखो अपना जो ब्रीदिंग होता है बेसिकली कैसा होता है, इनवॉलेंटरली होता है, यानी कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बॉडी वर्क करती है, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, अब अपना नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 to 16 पर मिनट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या है, टाइम्स पर मिनट। बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट के अंदर ये होता है 44 टाइम्स पर मिनट के आसपास। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे। तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं बेसिकली दे आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मिलके क्या बना देते हैं, सेंटर बना देते हैं, और वो सेंटर अगर रेस्पिरेशन कंट्रोल करें तो उसको हम क्या कह देंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर। तो दो अपने रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, एक प्रेजेंट होता है पोन्स के अंदर। तो पोन्स में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, एक प्रेजेंट होता है अपना मेड्यूला के अंदर, जो बेसिकली मेन है अपना, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ये कंट्रोल करता है दोनों, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सेंट बाय कीमोसेंसिटिव एरिया, जो इसके एकदम एडजेसेंट में प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर यहाँ पे मेड्यूला है तो यहाँ पे ही कहीं एडजेसेंट में प्रेजेंट होगा कीमोसेंसिटिव एरिया। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है अपना बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है कि एक तो ये मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी कि इसके पास जो सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स को ये भी जस्ट लाइक कीमोसेंसिटिव एरिया ट्रांसमिट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, और फिर वो रिक्वायर्ड एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन करवाता है। ठीक है, और इसका मेन फोकस जो होता है वो किस पे होता है, इंस्पायरेशन पे है। यानी कि ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्टिमुलेट करके क्या करवाता है, इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन, ठीक है, वो रिड्यूस करवाता है। तो इसको हम यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि अपना जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये क्या कर रहा है, इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को करता है रिड्यूस। ओके, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन क्या आते हैं कि सबसे पहले हमसे दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स का नाम पूछते हैं, इनका लोकेशन। ठीक है, तो याद करने का सबसे ईजी तरीका क्या है कि P फॉर पोन्स, P फॉर न्यूमोटैक्सिक। दूसरा जो बचा अपना वो किस में होगा, मेड्यूला में होगा। ओके, तो ये हमने देखा क्या, ये था अपना न्यूरल रेगुलेशन, कि अगर कोई न्यूरल से इंफॉर्मेशन आ रही है कि रेस्पिरेशन बढ़ाना है, कम करना है, तो अपने ये कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या आता है अपना, केमिकल स्टिमुलेशन। ठीक है, और वी कैन से केमिकल रेगुलेशन। अब ये कैसे होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत सारे देखने को मिले हैं। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया था क्या कि एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, एकदम एडजेसेंट, और वी कैन से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के
एकदम साइड में, ठीक है। अब ये जो सेंटर है अपना, कीमोसेंसिटिव एरिया जो है अपना, ये सेंसिटिव होता है टू इंक्रीज इन CO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन। तो जैसे ही इन दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और फिर ये सिग्नल्स भेजेगा किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और उसके अकॉर्डिंग क्या करवाएगा वो, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जैसे कि मान लो अगर CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, तो CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, तो अब ये सिग्नल्स भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, रेट और डेप्थ जो होगा किसका, ऑफ रेस्पिरेशन, उसको इंक्रीज करेगा। अगर ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन कम है तो फिर से ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा, और अब की बारी रेट और डेप्थ जो है किसकी, ऑफ रेस्पिरेशन, उसको डिक्रीज करेगा। तो अब ये कीमोसेंसिटिव एरिया ब्रेन में लोकेटेड है, तो इसके पास इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ होने चाहिए क्या, कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स। तो हम देखते हैं कि वो कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अपने दो कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स। सबसे पहले यहाँ पे आता है आउटिक बॉडीज। अब ये आउटिक बॉडीज जो होती हैं कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, अपने आउटिक आर्क में। तो आउटिक आर्क में ये सेंस करते हैं कि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कम है। अब ये कनेक्टेड होते हैं किससे, कीमोसेंसिटिव एरिया से, थ्रू न्यूरॉन। तो जैसे ये सेंस करते हैं उसके पास सिग्नल भेजते हैं, अब वो कीमोसेंसिटिव एरिया अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्टिमुलेट करता है। दूसरा अपना क्या है यहाँ पे, कैरोटिड बॉडीज। ये कैरोटिड बॉडीज जो है अपनी, ये प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, कैरोटिड आर्टरी के अंदर। अब किसी को अगर नहीं पता कैरोटिड आर्टरी कौन सी होती हैं, तो ये वो होती हैं जो सप्लाई करती हैं ब्लड किसको, ब्रेन को, ओके। तो जब इन कैरोटिड आर्टरीज के थ्रू हाई CO2 कंसंट्रेशन वाला ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, तो pH जो हो जाता है किसका, इन कैरोटिड बॉडीज का, pH ऑफ कैरोटिड बॉडीज, ये हो जाता है लो। उसके बाद ये कैरोटिड बॉडीज जो होती हैं सिग्नल भेजती हैं कीमोसेंसिटिव एरिया को, और वो क्या करवाता है, वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को करवाता है इंक्रीज, ठीक है। और अगर लो CO2 वाला ब्लड फ्लो करेगा, डेट मीन्स कि pH जो होगा वो कैसा होगा, हाई होगा, तो उस केस में रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होगा वो हो जाएगा कम, ओके। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स कि कार्बन डाइऑक्साइड कब ज़्यादा है कब कम है, उसके अकॉर्डिंग। तो एक बारी हम डायग्राम पे फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए ये अपना डायग्राम है, तो यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है क्या, आउटिक आर्क। तो आउटिक आर्क ने यहाँ पे सेंस करा क्या, CO2 एंड O2, इसने सिग्नल्स भेजे अपने कीमोसेंसिटिव एरिया को। कीमोसेंसिटिव एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, और उस कीमोसेंसिटिव एरिया ने सिग्नल भेजे मेड्यूला में जो प्रेजेंट है अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और उस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ने फिर क्या करा, नर्व सिग्नल्स के हेल्प से कॉन्ट्रैक्शन करवाया अपनी जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, यानी कि डायफ्राग्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है रेगुलेशन। एक बारी वापस एनसीईआरटी पे आते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या मेंशन कर रखा था, कैरोटिड आर्टरी के बारे में हमने पढ़ लिया, ओके। अब लास्ट लाइन एक इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, जो कि हमने देखा भी। हमारा सारा फोकस किस पे था, कार्बन डाइऑक्साइड पे और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे। ऑक्सीजन की बात हमने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करी है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी रेगुलेशन का कंट्रोल किसके पास होता है, ठीक है, या किसका रोल ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे तीनों ऑप्शन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन कंसंट्रेशन और O2, और लास्ट में लिखा होगा बोथ A एंड B। तो उस केस में हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, बोथ A एंड B, ओके। तो इस वीडियो में हमने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो उपयोगी अपनी लास्ट होगी, उसके अंदर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अस्थमा, एम्फिसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। फिर उसके अंदर हम देखेंगे जो अदर इंपॉर्टेंट नॉलेज हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि मायोग्लोबिन क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन रिलेटेड कंडीशंस होती हैं कि कम ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और फिर यहाँ पे अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ओके। थैंक यू सो मच।